नमस्कार। कॉर्पोरेट फाइनेंशियल अकाउंटिंग में स्टडी करेंगे कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, एमलगमेशन एंड मर्जर। इस डिस्कशन में इससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजी और इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, सबसे पहले इस टर्म को समझते हैं, इसका क्या मतलब है। कॉर्पोरेट निगमीय, किसी निगम का यानी कि किसी कंपनी का। रीस्ट्रक्चरिंग पुनर्संरचना, जब किसी कंपनी को फिर से संरचना किया जाए तो उसको कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग कहते हैं। कंपनी का निर्माण कैसे होता है? कंपनी जो एक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, व्यावसायिक संगठन का प्रारूप है, उसका निर्माण होता है कि उसमें बहुत सारे लोग कैपिटल लगाते हैं शेयर्स के माध्यम से। तो कंपनी का निर्माण बहुत सारे लोगों के ज्वाइंट स्टॉक से होता है, ज्वाइंट कैपिटल से होता है, ज्वाइंट मनी से होता है। कंपनीज को ज्वाइंट स्टॉक कंपनी भी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि लोगों का ज्वाइंट मनी इसमें लगा रहता है। जब इस मनी को फिर से रीस्ट्रक्चर किया जाए, यानी कि जो लोगों का कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, जो शेयर लगे हुए हैं कंपनी में, जब उनमें कोई फेरबदल किया जाए तो उसी को कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग कहते हैं। कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब होता है ऐसा कार्य जिसमें किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को मॉडिफाई किया जाए। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्या होता है? किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का मतलब है कि उस कंपनी को जो फाइनेंस मिला हुआ है, वो फाइनेंस उसको इक्विटी शेयर से या प्रेफरेंस शेयर से या डिवेंचर से, लॉन्ग टर्म लोन से, जहां से भी मिला हुआ है, उस स्ट्रक्चर में परिवर्तन किया जाता है। इसके विभिन्न रूप हैं, भिन्न भिन्न प्रकार से कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चर हो सकता है, जैसे कि एमलगमेशन, रिकंस्ट्रक्शन के भी अलग अलग टाइप हैं। इन सारी टर्मिनोलॉजीज को हम पढ़ेंगे जो कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग से रिलेटेड हैं। सबसे पहले देखते हैं एमलगमेशन का क्या मतलब है। एमलगमेशन को हिंदी में कहा जाता है एकीकरण, यूनिफिकेशन। जब दो या दो से ज्यादा संस्थाएं आपस में यूनाइट हो जाएं तो उसी को एमलगमेशन कहा जाता है। एमलगमेशन का जो शाब्दिक अर्थ है उसका मतलब है कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर कंपनीज इन अ न्यू कंपनी। दो कंपनी है, एक कंपनी ए है, एक कंपनी बी है। किसी कारण से ये दोनों आपस में मिलकर के एक नई कंपनी का निर्माण करती हैं, सी कंपनी का। ए कंपनी और बी कंपनी सीज टू एग्जिस्ट, यानी कि ए कंपनी और बी कंपनी अपना अस्तित्व समाप्त कर लेती हैं, बंद हो जाती हैं और इनको मिलाकर के एक नई कंपनी बन जाती है, सी कंपनी। इसको कहते हैं एमलगमेशन। अब है रिकंस्ट्रक्शन। रिकंस्ट्रक्शन भी कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चर का ही एक उदाहरण है, एक एग्जांपल है, एक तरीका है। रिकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है पुनर्निर्माण, फिर से निर्माण करना। रिकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ बिजनेस ऑफ अ कंपनी, एक कंपनी के व्यवसाय को ट्रांसफर कर देना टू अनदर कंपनी, दूसरी कंपनी को, कंसिस्टिंग ऑफ सब्सटेंशियली द सेम शेयर होल्डर्स। लेकिन उसके जो शेयर होल्डर होते हैं वो ज्यादातर वही होते हैं जो पुरानी कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं, ओनर्स वही रहते हैं। केवल कंपनी का क्या होता है कि रिकंस्ट्रक्ट करते हैं कंपनी को। आप यूं समझिए कि जैसे एक कंपनी ए है, ये बनी हुई है, हमने क्या किया कि इस कंपनी को यहाँ पे समाप्त किया और इसकी जगह एक नई कंपनी बना दी, यानी कि फिर से कंस्ट्रक्ट किया इसी कंपनी को। शेयर होल्डर वही हैं, ओनर वही हैं, पुराना नाम की जगह नया नाम हो गया है, इसको कहते हैं रिकंस्ट्रक्शन। फिर से हमने कंस्ट्रक्ट किया। रिकंस्ट्रक्शन दो तरीके का हो सकता है। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन होता है कि जब सेल ऑफ द बिजनेस ऑफ एन एग्जिस्टिंग कंपनी, एक कंपनी का व्यवसाय सेल कर दिया जाए टू अनदर कंपनी, दूसरी कंपनी को, फॉर्म्ड फॉर दिस पर्पज, जिसको इसी पर्पज के लिए बनाया गया हो। यानी कि रिकंस्ट्रक्शन जो वर्ड है ज्यादातर उसका मतलब एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन से ही होता है। इसमें
एक कंपनी, जो पुरानी कंपनी ने अपना व्यवसाय समाप्त किया, वो नई कंपनी वो इसी पर्पज के लिए बनाई जाती है कि इस व्यवसाय को अब ये नई कंपनी देखेगी। इसका कारण ये होता है कि जब कोई पुरानी कंपनी अपने व्यवसाय को सस्टेन कर पाने में असमर्थ हो, यानी कि उसको मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा हो, जब मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और इतनी मुश्किल में फंस चुकी हो कि उस कंपनी के जो करंट प्रारूप है, जो वर्तमान में प्रारूप है, अगर उसमें सुधार करना चाहें तो सुधार हो भी नहीं पा रहा है, तो ऐसे केस में संपूर्ण नई संस्था की जरूरत होती है। तो इसलिए इसको बंद करके इसके व्यवसाय को ट्रांसफर कर दिया जाता है नई कंपनी को, जो नई कंपनी इसी पर्पज के लिए बनाई जाती है कि वो पुरानी कंपनी के व्यवसाय को टेक ओवर करेगी और इसके मालिक वही रहते हैं जो पुरानी कंपनी के थे। नेक्स्ट है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। अब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है ऐसा प्रोसेस जिसमें शेयर होल्डर्स, डिवेंचर होल्डर्स, क्रेडिटर्स या अन्य कोई लायबिलिटी, इनके क्लेम्स को लोअर किया जाता है केवल, ताकि एक्यूमुलेटेड लॉसेस आर रिटर्न ऑफ, ताकि जो लॉस इकट्ठे हो चुके हैं उनको राइट ऑफ कर सकें। इन एसेट्स आर वैल्यूड एट फेयर प्राइसेस, और एसेट्स को फेयर प्राइसेस पे वैल्यू किया जा सके। ऐसा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का कारण भी वही रहता है जो एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का रहता है, लेकिन इसमें तरीका कुछ अलग रहता है। इसमें तरीका ये रहता है कि कंपनी नहीं बदली जाती है, कंपनी वही रहती है, केवल जो क्रेडिटर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, डिवेंचर होल्डर्स होते हैं, उनको समझाया जाता है कि भाई कंपनी इतने लॉस में चल रही है कि इसको प्रेजेंट स्टेटस में चलाना अब संभव नहीं है। तो उनको बताया जाता है कि कंपनी को काफी लॉसेज हो चुके हैं, कंपनी की एसेट्स की जो कीमत है, एक्चुअल में जो बुक वैल्यूज हैं, वो अब मार्केट में कंपनी की कीमत रही नहीं है, उससे कम हो चुकी है। तो ऐसा जब वो सहमत हो जाते हैं शेयर होल्डर्स या जो क्रेडिटर्स होते हैं, तो उनको बताया जाता है कि मान लो हमारी कंपनी की आज की जो टोटल एसेट है वो 100 करोड़ की दिख रही है, तो उनको कहा जाता है कि देखो वास्तव में ये 100 करोड़ एसेट है नहीं, क्योंकि एसेट साइड में कुछ फिक्टिशियस एसेट हैं तकरीबन 20 करोड़ की, और जो हमारी कुछ एसेट दिख रही हैं वो एसेट की भी कीमत उतनी नहीं है जितनी है, उनमें भी 10 करोड़ की कमी हो चुकी है। तो कुल मिलाकर के हमारी एसेट्स की जो फेयर वैल्यू है वो 30 करोड़ कम करके अब एक्चुअल में 70 करोड़ ही है। अब हम सभी जानते हैं कि बैलेंस शीट में जो एसेट साइड रहती है, ठीक उसी के बराबर बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड भी रहती है। लायबिलिटी साइड में शेयर्स या क्रेडिटर्स या बाहरी लोन सभी आ जाते हैं। तो अब उनको बताया जाता है कि अल्टीमेटली हमको 30 करोड़ की कमी होती है, तो प्रोपोर्शनेट तरीके से शेयर होल्डर्स के या जो क्रेडिटर्स होते हैं उन सभी के दायित्वों में 30 करोड़ की कमी की जाएगी और वो भी इस 70 करोड़ के लेवल पे ले आए जाएंगे। ये इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है। बाकी प्रॉपर इनका मीनिंग विद एग्जांपल आने वाले वीडियोस में क्लियर किया जाएगा, जब इसके न्यूमेरिकल्स भी बताए जाएंगे। अब देखते हैं मर्जर क्या होता है। मर्जर का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर कंपनीज, 2 या 2 से ज्यादा कंपनीज को कंबाइन कर दिया जाए, यूनाइट कर दिया जाए इनटू वन, एक ही में। अब आइदर क्लोजिंग द ओल्ड कंपनीज, या तो पुरानी कंपनीज को बंद करके इनटू वन न्यू एंटिटी, एक नई एंटिटी बना दी जाए, और बाय वन कंपनी एब्जॉर्बिंग द अदर, या एक कंपनी दूसरी कंपनी को एब्जॉर्ब कर ले। यानी कि मर्जर का मीनिंग है वो थोड़ा सा ज्यादा विस्तृत है। मर्जर का मीनिंग ये बन रहा है यहाँ पे कि मान लो एक कंपनी ए है और दूसरी कंपनी बी है, ये यूनाइट होती हैं और यूनाइट होकर के इन दोनों का व्यवसाय समाप्त कर दिया जाता है और सी एक नई कंपनी बन जाती है। यानी कि जो मर्जर है ये यहाँ पे एमलगमेशन को भी अपने में शामिल कर रहा है। जैसा एमलगमेशन का केस था वो ये था। तो इसमें बताया मर्जर में कि या तो यूं हो सकता है, ये पहला तरीका है, और या फिर ऐसे भी मर्जर हो सकता है कि एक कंपनी ए है और दूसरी कंपनी बी है। अब ए कंपनी जो है उसने कहा कि भाई हम बिजनेस अपना नहीं करना चाह रहे हैं या नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम अपना बिजनेस बी कंपनी को ही मिला देते हैं। तो ये भी मर्जर हो सकता है। ए कंपनी अपना व्यवसाय समाप्त कर देगी और बी कंपनी ए का भी बिजनेस और बी का भी बिजनेस आगे कंटिन्यू रखेगी, एक बड़ी यूनिट बन करके, बड़ी संस्था बन करके। हाल ही में आपने कई बैंकों के एग्जांपल्स देखे होंगे, वो इसी टाइप का मर्जर है। उस मर्जर में क्या होता है कि एक या दो बैंकों को किसी दूसरे बैंक में, जो करंट में सभी बैंक चल रहे हैं उनमें से कुछ बैंक को समाप्त कर दिया जाता है और उन बैंक के व्यवसाय को भी किसी अन्य बैंक को दे दिया जाता है। ये एक्वाजिशन टाइप का मर्जर है, यानी कि इसमें एक बैंक दूसरे को एक्वायर कर लेता है या यूं कहें कि एब्जॉर्ब कर लेता है।
नेक्स्ट है डीमर्जर। डीमर्जर मर्जर का जस्ट उल्टा है, ये इसका विपरीत है। इट इज जस्ट रेसिप्रोकल टू द मर्जर। डीमर्जर का मतलब होता है सेग्रीगेशन एंड ट्रांसफर ऑफ ए बिजनेस एक्टिविटी ऑफ ए कंपनी टू अनदर कंपनी। ऐसा तब होता है जब किसी कंपनी को लगता है कि उसका साइज बहुत ज्यादा हो गया है और उसके पास जो एक्टिविटीज हैं वो डिफरेंट टाइप की हो गई हैं और सारी एक्टिविटीज को जो करंट सिस्टम है उसमें चलाना मुश्किल हो रहा है। तो इसमें कंपनी क्या करती है कि अपने एक एक्टिविटी को, अपने एक व्यवसाय को किसी अन्य संस्था को ट्रांसफर कर देती है या उसके लिए नई कंपनी का स्वयं ही निर्माण कर देती है और बाकी जो बिजनेस है उनसे इसको अलग कर देती है। ये डीमर्जर हो जाता है। नेक्स्ट है एक्विजिशन। एक्विजिशन का मतलब होता है, ये ऐसी सिचुएशन होती है जब एक कंपनी एक्वायर कर लेती है किसी अन्य कंपनी को विद द परमिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ एक्वायरिंग कंपनी। जैसे ए कंपनी है और बी कंपनी है, दो कंपनीज हैं। अब ए कंपनी अपना इंटरेस्ट दिखाती है बी कंपनी को बाई करने में, बी कंपनी को खरीदने में, और बी कंपनी के डायरेक्टर्स को वो अपना प्रपोजल भेजती है। बी कंपनी के डायरेक्टर उस प्रपोजल को स्वीकार भी कर सकते हैं और स्वीकार नहीं भी कर सकते हैं। अगर बी कंपनी के डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसको स्वीकार कर लेते हैं, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं और ए कंपनी सहमति से बी कंपनी के शेयर्स को खरीद लेती है, तो इसको कहते हैं एक्विजिशन। एक्विजिशन और नेक्स्ट है टेक ओवर, इसी से रिलेटेड टर्म है, ये भी इसी तरीके से होता है। केवल इसमें अंतर ये है, टेक ओवर टर्म एक तरह से हॉस्टाइल की तरह यूज किया जाता है, जहां पे ऐसी सिचुएशन होती है कि एक कंपनी टेक ओवर करती है और परचेज कर लेती है दूसरी कंपनी को बिना उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की परमिशन के। यानी कि ये बी कंपनी के शेयर्स को मार्केट से एक इन्वेस्टर की भांति खरीदती है और अपना इन्वेस्टमेंट इतना कर देती है कि इस बी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे ए कंपनी का कंट्रोल हो जाए। इसको टेक ओवर कहा जाता है। नेक्स्ट है, अब तक हमने ये वर्बल मीनिंग समझे, अब है एज पर लॉ। इनमें सब में थोड़ा बहुत कंट्राडिक्शन हो सकता है क्योंकि जो शब्द हैं इनके वर्बल मीनिंग के अनुसार ये चलते हैं। अब हम बात करेंगे कि एज पर इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 में क्या माना गया है मर्जर को। मर्जर वर्ड को यूज किया गया है इंडियन कंपनीज एक्ट में, मर्जर और साथ ही साथ एमलगमेशन। मर्जर एंड एमलगमेशन जगह जगह कहा गया है, यानी कि उन्होंने मर्जर को और एमलगमेशन को कोई अंतर नहीं किया है। दे डिडंट डिफरेंशिएट द मर्जर एंड एमलगमेशन। मर्जर को डिस्कस किया गया है इस तरीके से, उन्होंने बताया कि मर्जर दो तरीके का हो सकता है, मर्जर बाय एब्जॉर्प्शन और मर्जर बाय फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू कंपनी। तो एक टाइप का जो मर्जर है उसके बारे में उन्होंने बताया है कि यहाँ पे प्रॉपर्टी यानी कि एसेट और लायबिलिटीज ऑफ वन और मोर कंपनी, एक या एक से ज्यादा कंपनी की प्रॉपर्टी और लायबिलिटी ट्रांसफर कर दी जाती है अनदर एग्जिस्टिंग कंपनी को। मतलब जो कंपनी एग्जिस्ट कर रही है उसी को इनकी ट्रांसफर कर दी जाती है। जैसे एक ई कंपनी है, मान लीजिए कोई बी कंपनी भी है और कोई सी कंपनी भी है, तो इसमें क्या हुआ कि ए कंपनी और बी कंपनी के व्यवसाय को ट्रांसफर कर दिया गया, इन दोनों के व्यवसाय को सी कंपनी को। अब सी कंपनी अपने व्यवसाय के साथ इनके भी व्यवसाय को यूनिफाई करके चलाई जाएगी। ये बैंकों का जो मर्जर है उसका एग्जाम्पल यही है। तो यहाँ पे क्या किया कि जो सी संस्था थी वो ज्यादा पावरफुल संस्था होगी या ज्यादा उसका अच्छा एफिशिएंट मैनेजमेंट होगा, तो उसने ए और बी को अपने आप में एब्जॉर्ब करा लिया, मिला लिया। एब्जॉर्ब यानी कि इसने इनको एक्वायर कर लिया। नेक्स्ट है मर्जर बाय फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू कंपनी। दूसरा मर्जर हो सकता है जब एक नई कंपनी फॉर्म की जाए। यहाँ पे प्रॉपर्टी एंड लायबिलिटीज ऑफ टू और मोर कंपनीज, प्रॉपर्टी और लायबिलिटी दो या दो से ज्यादा कंपनीज की ट्रांसफर कर दी जाती है एक नई कंपनी को। मतलब ए और बी और सी ये तीनों कंपनी हो सकती हैं और इन तीनों कंपनी का जो व्यवसाय है वो ट्रांसफर कर दिया जाए एक नई कंपनी डी बना करके, तो ये हो जाएगा मर्जर बाय फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू कंपनी। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो ये तो कंपनीज एक्ट में परिभाषित किया गया है। अब अकाउंटिंग में जब इंडिया के संदर्भ में खास तौर पे इन रेफरेंस टू इंडिया जब हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं, बुक्स बनाते हैं, तो एमलगमेशन या मर्जर को कैसे यूज करते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 AS 14 जो कि ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया गया है। इंडिया में
जो भी कंपनीज की अकाउंटिंग होती है उनको फॉलो करने होते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जो कि आईसीआई के द्वारा इश्यू किए जाते हैं। तो AS 14 में जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में बताया गया है एमलगमेशन या मर्जर के बारे में, वहां पे वर्ड यूज किया गया है एमलगमेशन। तो इन्होंने एमलगमेशन वर्ड पे वर्ड के हिसाब से ट्रीटमेंट बताया है, और एमलगमेशन को इन्होंने दो तरीके से डिवाइड किया है, डिस्ट्रीब्यूट किया है, दो तरीके से परिभाषित किया है कि एमलगमेशन मे बी ऑफ टू टाइप। एक हो सकता है एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, एक एमलगमेशन मर्जर के टाइप का हो सकता है, और दूसरा एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज, दूसरा एमलगमेशन हो सकता है नेचर ऑफ परचेज का। अब देखते हैं वन बाय वन दोनों को कि इनके बारे में AS 14 क्या कहता है। सबसे पहले है एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। मर्जर की नेचर का एमलगमेशन क्या होता है। एक एमलगमेशन नेचर ऑफ मर्जर कहा जाएगा जब वो इन दी गई 5 कंडीशंस को फुलफिल करता हो। मतलब हम किसी एमलगमेशन या मर्जर को, सामान्य भाषा में हम उसको चाहे मर्जर बोलें चाहे एमलगमेशन बोलें, लेकिन एमलगमेशन मर्जर की नेचर का कब कहा जाएगा, अकाउंटिंग में। अकाउंटिंग के हिसाब से अकाउंटेंट्स किसी एमलगमेशन को नेचर ऑफ मर्जर का एमलगमेशन तब बोलेंगे जब वो पर्टिकुलर एक्टिविटी, वो एमलगमेशन, वो मर्जर, वो रिस्ट्रक्चर इस टाइप का हो कि वो इन 5 कंडीशंस को फुलफिल करे। पहली कंडीशन है कि एसेट और लायबिलिटी ऑफ ट्रांसफरर कंपनी, मतलब जो कंपनी बंद हो रही है उसकी एसेट और लायबिलिटी। एमलगमेशन के बाद ट्रांसफरी कंपनी की एसेट और लायबिलिटी बन जाए, एसेट भी और लायबिलिटी भी। जो ट्रांसफरर कंपनी की थी, यानी कि जो कंपनी बिक गई है, जो बंद हो गई है, उसकी सारी की सारी एसेट खरीदने वाली कंपनी की बन जाए। सेकंड केस है, सेकंड टर्म है शेयर होल्डर नॉट लेस देन 90% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी। जो कंपनी बिक रही है, जो कंपनी बंद हो रही है, उसके शेयर्स के फेस वैल्यू का कम से कम 90%। और ये ऐसे शेयर हैं जो शेयर पहले से खरीदने वाली कंपनी के पास नहीं थे, ना तो खरीदने वाली कंपनी के पास थे, ना ही उस खरीदने वाली कंपनी की किसी सब्सिडरी या उसके नॉमिनी के पास थे। ऐसे कम से कम 90% शेयर इक्विटी शेयर होल्डर बन जाए ट्रांसफरी कंपनी में, यानी कि जिस कंपनी ने बिजनेस को खरीदा है उसके शेयर होल्डर बन जाए। इसको ऐसे समझें कि जैसे मान लो किसी कंपनी के, जो कंपनी बिक रही है उसके 100 शेयर थे। अब उसके जो 100 शेयर थे, उस 100 शेयर के कम से कम 20 शेयर पहले से ही उस कंपनी के पास थे, जो इस केस में बायर कंपनी है, जिसको हम ट्रांसफरी कह रहे हैं। तो 20 शेयर तो निकाल दीजिए, अब बच गए 80 शेयर। इसका मतलब 80 शेयर अन्य लोगों के पास थे इस कंपनी के, जो कंपनी बिकने वाली है उसकी बात कर रहे हैं। तो बिकने वाली कंपनी के जो 80 शेयर थे, इनमें से कम 90%, 80 का 90%, यानी कि कम से कम 72 शेयर। इसको हम 80 का 90% हो जाएगा 72 शेयर। कम से कम 72 शेयर होल्डर जो हैं वो उस नई कंपनी में भी शेयर होल्डर बन जाए, तब उसको हम मानेंगे मर्जर के नेचर का एमलगमेशन। तीसरी कंडीशन, कंसीडरेशन फॉर द एमलगमेशन, यानी कि जो पैसा दिया जाएगा, जो पेमेंट की जाएगी एमलगमेशन के लिए, एमलगमेशन के लिए जो पेमेंट की जाएगी वो किसको की जाएगी, वो पुरानी कंपनी जो है, जो बिकने वाली कंपनी है, उसके शेयर होल्डर ओनर होते हैं, उनको की जाएगी। तो उन शेयर होल्डर को जो पेमेंट की जाएगी वो किस तरह की जाएगी, वो पेमेंट की जाएगी इक्विटी शेयर इशू करके, छोड़ करके अगर कोई पार्ट ऐसा है जो कि फ्रैक्शनल शेयर हो जाता है, उसको छोड़ करके वो कैश में दे देंगे। जैसे कि अभी एग्जांपल में हम बात कर रहे थे कि कम से कम 90% शेयर होल्डर जो बेचने वाली कंपनी के हैं, यानी कि 72 शेयर होल्डर, 80 का हमने निकाला था। तो इन शेयर होल्डर्स को जो खरीदने वाली कंपनी है वो अपने शेयर देगी। ये 72 शेयर जो पुरानी कंपनी के हैं ये वो जमा कर देंगे, और इनके बदले में नई कंपनी अपने शेयर इनको इशू कर देगी। तो कई दफे जब शेयर्स का रेशो निकाला जाता है, जैसे मान लो पुरानी कंपनी का शेयर 10 रुपए का आंका जाए और नई कंपनी का शेयर 15 रुपए का आंका जाए, तो क्या है कि अब ये फिट टू फिट नहीं बैठ पाएगा कि भाई जिस आदमी के पास, मान लो किसी आदमी के पास 90 शेयर हैं, तो 90 रुपीज के शेयर हैं पुरानी कंपनी के,
90 रुपीज के, तो ठीक है, नई कंपनी में 15 का है शेयर तो उसको 6 शेयर देंगे तो 15 × 6 90 हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो किसी पर्सन के पास 100 शेयर थे तो उसको 15 से डिवाइड करके कितने शेयर देंगे, तो फ्रैक्शन आएगा, पॉइंट आएगा, तो उस पॉइंट के नाम पे कैश दे दिया जाएगा। फोर्थ कंडीशन है बिजनेस ऑफ ट्रांसफर कंपनी। जो कंपनी बिक रही है, जो अपना ट्रांसफर कर रही है अपनी चीजों को, उसका बिजनेस इंटेंडेड टू बी कैरी ऑन। खरीदने वाली कंपनी उसके बिजनेस को इसलिए नहीं ले रही है कि बंद कर देगी, उसका मकसद ये है कि पुरानी कंपनी को वो ले करके उसके बिजनेस को भी आगे कैरी ऑन करेगी, जारी रखेगी। जैसे किसी बैंक ने पुराना बैंक खरीद लिया तो उसको बंद नहीं कर देती है, उसकी ब्रांच को एज इट इज चालू रखती है, बस उसमें नाम अपना हो जाता है, तो उसका व्यवसाय भी जारी रहता है। नो एडजस्टमेंट, कोई एडजस्टमेंट नहीं की जाती है। बुक वैल्यूज ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज ऑफ द ट्रांसफर कंपनी, यानी कि जो कंपनी बिक रही है उसके एसेट और लायबिलिटी खरीदने वाली कंपनी अपनी बैलेंस शीट के एसेट और लायबिलिटीज के साथ ही मिला लेती है और इनमें कोई एडजस्टमेंट नहीं करती है। एडजस्टमेंट मतलब इनकी कीमत को कम ज्यादा नहीं करती है। जो बुक वैल्यू पुरानी कंपनी की बुक्स में थी वही नई कंपनी उसी बुक वैल्यू पे अपनी बुक्स में इनको दिखाना शुरू कर देती है। केवल एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है कि अगर यूनिफॉर्मिटी ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी की जरूरत हो, मान लो वो अकाउंटिंग पॉलिसीज में कुछ अंतर था उनके में, तो उसमें यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट किया जा सकता है। तो ये 5 कंडीशन, अगर कोई सौदा, अगर कोई ट्रांजैक्शन पूरा करता है तब उसको कहा जाएगा एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। दूसरा होता है एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। अगर कोई एमलगमेशन ऐसा है जो ऊपर दी गई है, जो 5 कंडीशन है, इनमें से मान लो एक को भी पूरा नहीं करे, सिंगल एक को, मान लो 4 को पूरा कर दे लेकिन एक को पूरा ना करे, तो उस केस में 3 को पूरा कर दे, 2 को पूरा ना करे, 2 को पूरा कर दे, 3 को पूरा ना करे, या एक को भी पूरा ना करे, तो ऐसे केस में ऐसा एमलगमेशन कहा जाएगा एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। तब ये माना जाएगा कि ये जो एमलगमेशन है ये मर्जर की नेचर का नहीं है, परचेज की नेचर का है। तो ये अकाउंटिंग के हिसाब से मीनिंग बताए। तो अब तक की जो टर्मिनोलॉजी, वर्बल मीनिंग क्या होते हैं, इसको हमने बताया। समझ में नहीं आए तो दोबारा से वीडियो को रिवाइंड करें और फिर से देख लें। दूसरा, कंपनीज एक्ट में मर्जर को परिभाषित किया गया है, यानी कि सारे जो ट्रांजैक्शन है उनको मर्जर माना गया और मर्जर 2 तरीके के बता दिए। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जब करते हैं तो AS 14 सारे ऐसे ट्रांजैक्शंस को एमलगमेशन बोलता है, चाहे कोई भी ट्रांजैक्शन है, ऐसा कोई भी व्यवहार है कंपनीज का, वो कहता है ये अमलगमेशन है। और अमलगमेशन 2 तरीके का हो सकता है, मर्जर के नेचर का और परचेज के नेचर का। अब बात आती है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अमलगमेशन या मर्जर या एक्विजिशन या एब्जॉर्प्शन, कुछ भी। जब 2 कंपनियां 3 कंपनियां आपस में मिलती हैं, एक दूसरे को मिला लेती है, परचेज कर लेती है, उसका पर्पज क्या होता है? सबसे पहला होता है कंपटीशन को अवॉइड करना। मार्केट में 2 प्लेयर हैं, एक जैसा बिजनेस कर रहे हैं, दोनों में आपस में कंपटीशन है, अगर आपस में वो मिल जाए तो कंपटीशन नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा और वो अपनी पॉलिसीज को अपने तरीके से फिर बना पाएंगे। कोलैबोरेट रिसोर्सेज, अब तक उनके रिसोर्सेज अलग अलग कंपनियों के थे, जब वो मिल जाएंगी संस्था तो वो कोलैबोरेट कर सकते हैं अपने रिसोर्सेज को, यानी कि सब यूटिलाइज कर लेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और PNB। अब PNB में OBC मर्ज हो गया, तो OBC के जो ATM थे वो भी PNB के काम आ जाएंगे, और PNB के जो ATM थे वो OBC का बिजनेस भी, क्योंकि PNB मिल गया, वो भी काम आ जाएंगे। तो कोलैबोरेट हो गए रिसोर्सेज को, अब इनको बराबर में अलग अलग ATMs लगाने की जरूरत नहीं रहेगी। टू अचीव लार्ज स्केल इकोनॉमी, बड़े पैमाने की कुछ बचतें प्राप्त होती हैं, जैसे डुप्लीकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर नहीं होता है। भाई अब तक हो सकता है दोनों बैंकों को बराबर में कहीं पे अपने ब्रांच लेने पड़ रहे थे, अब क्या करेंगे, को एक ही बिल्डिंग किराए पे लेंगे, उसी में दोनों का बिजनेस हो जाएगा, तो बड़े पैमाने की बचत मिल जाएगी, खर्चा कट जाएगा। टू इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, अब उनके रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि अलग अलग संस्थाएं काम कर रही हैं, एक संस्था अपने रिसोर्सेज को पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं कर पा रही है और दूसरी संस्था के जो रिसोर्सेज हैं वो उसको कमी पड़ रही है रिसोर्सेज की, तो जब वो एक हो जाएंगे तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन संभव हो पाएगा। टू गेट सिनर्जेटिक बेनिफिट्स, सिनर्जेटिक बेनिफिट लेने के लिए, सिनर्जेटिक बेनिफिट क्या होता है, इसको ऐसे बोला जाता है कि भी जब अलग अलग हम काम करते हैं तो हमारी एनर्जी जो होती है वो बटी हुई होती है और उसका जो बेनिफिट है वो कम मिलता है।
एक और एक मिलकर के 11 हो जाते हैं। ये इस टाइप का एग्जाम्पल है कि जब मिलकर के काम करते हैं, जैसे मान लो एक वर्कर काम कर रहा है तो वो 5 यूनिट बना रहा है, दूसरा वर्कर काम कर रहा है, एक और वर्कर है वर्कर ए और वर्कर बी। वर्कर बी जो काम करता है वो 6 यूनिट बना लेता है। इन्होंने कहा कि यार मिल करके काम करते हैं, ऐसे तो बड़ा टाइम लगता है। अब दोनों मिल गए, ए और बी ने एक साथ इकट्ठा काम करना शुरू किया तो पता चला इन्होंने दोनों मिलकर के बहुत अच्छा काम हो गया, क्योंकि इनका कॉम्बिनेशन फिट हो गया ज्यादा। ए किसी अन्य एक्टिविटी को ज्यादा एफर्ट तरीके से कर लेता है, बी किसी दूसरे काम को ज्यादा एक्सपर्ट तरीके से कर लेता है। मिला करके दोनों ने जब यूनिट बनानी शुरू की तो दोनों एक दिन में 20 यूनिट बनाने लग गए, जबकि अलग अलग वो 5 और 6 बना रहे थे, यानी कि अलग अलग अगर उनके प्रोडक्शन को शामिल करें तो वो 11 ही बना रहे थे। नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ एमलगमेशन, मर्जर एंड एक्विजिशन। अब इसका एडवांटेज क्या है? तो एडवांटेज क्या, कैपिटल ज्यादा हो जाती है, संस्था मिल जाती है, पैसा ज्यादा हो गया, कैपिटल ज्यादा होगी, बिजनेस अच्छा हो जाता है, बड़े पैमाने की बचत मिलती है, प्रॉफिट ज्यादा होते हैं, कंट्रोल बना रहता है उनका, क्योंकि कंपटीशन खत्म हो गया, अब उनका कंट्रोल मार्केट पे हो जाएगा। मोर प्रोडक्शन ज्यादा कर पाएंगे, कंपटीशन कम हो जाएगा, इकोनॉमी इन वर्किंग, उनके काम करने के तरीके में भी बचत आएगी, क्योंकि अब उनको जगह जगह अपनी कॉम्पिटिटिव फोर्सेज नहीं लगानी पड़ेंगी कि बराबर में सारे बैंकों के एटीएम लगाना पड़ रहा है, ब्रांच खोलने पड़ रहे हैं, या कोई अन्य कंपनी है, कोई कंपनी सेल करती है कोई कमोडिटी तो उसको मार्केटिंग एफर्ट, एक ही मार्केट में सारी कंपनीज के मार्केटिंग मैनेजर घूम रहे हैं। नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस ऑफ एमलगमेशन, मर्जर या एक्विजिशन। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। इसका कारण है कि कई दफा मर्जर या एमलगमेशन फेल हो जाते हैं। पहले संस्थाएं सोचती हैं कि एमलगमेशन करने के बाद वो बेटर हो जाएंगे, लेकिन कभी कभी देखने में आता है कि उसके बाद और उनकी हालत खराब हो जाती है। उसका कारण है प्रॉब्लम इन मैनेजिंग। जब संस्था का साइज बढ़ जाता है तो जो मैनेजमेंट अब तक छोटी संस्था को मैनेज कर रही थी, उसके पास अचानक संस्था काफी बड़ी हो जाती है मैनेज करने के लिए, तो उसमें प्रॉब्लम आने लगती है। लो कॉपरेशन, कई दफे जो कंपनी बिकने वाली होती है उसके एम्प्लॉई खरीदने वाली कंपनी में अच्छा महसूस नहीं करते हैं और वो कॉपरेट नहीं करते हैं फिर मैनेजमेंट को। इंक्रीज्ड प्राइस, क्योंकि जो कंपनी जो उनमें आपस में कंपटीशन खत्म हो जाता है तो मार्केट में उनकी पावर बढ़ जाती है, वो प्राइस बढ़ा देते हैं, आम जन को इसका नुकसान हो सकता है। कंट्रोल ओवर सप्लाई, सप्लाई पे इनका कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि ये पावर हो जाती है मार्केट में, मोनोपोली पावर इनकी बनने लगती है। ओवर कैपिटलाइजेशन, ओवर कैपिटलाइजेशन होता है कि जब संस्थाओं की कैपिटल ज्यादा हो जाएगी, एसेट मिलकर के ज्यादा हो जाती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एसेट, उसका फिर यूटिलाइजेशन, वो एसेट हो गई ज्यादा और उतना ऑपरेशन उतनी कर नहीं पा रहे हैं, तो इसका मतलब हो गया कुछ एसेट आइडल पड़ी रहेंगी, तो ओवर कैपिटलाइजेशन, अननेसेसरी कैपिटल इन्वेस्टमेंट रहेगा। प्रॉब्लम फॉर स्मॉल ट्रेडर्स, अब जो छोटे ट्रेडर्स हैं उनको नुकसान होता है, क्योंकि जब कुछ संस्था मिल जाती है तो उनका साइज काफी बड़ा हो जाता है, उनके पास मार्केट में मोनोपोली जैसी पावर आ जाती है। स्मॉल ट्रेडर्स उनसे कंपटीशन नहीं कर पाते हैं, तो ये उनके सामने भी एक मुश्किल हो सकती है। तो ये था आज का डिस्कशन एमलगमेशन और मर्जर के बारे में। थैंक यू।